जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें रसायन विज्ञान का अनसॉल्ड राजीव के कराते हैं। राजीव के अनसॉल्ड के मॉडल पेपर एक्यूरेट हम सभी सॉल्यूशन सहित तुम्हें कराएंगे। हमने तुम्हें पहला अनसॉल्ड कराया था 2024 का सेट नंबर फर्स्ट हमने हल कराया था, जिनमें से सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कशन किया था। हमने इसमें पहले पार्ट में चौथे के खातक के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। अब आते हैं चौथे के गा क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.5 मोल लीटर इनवर्स में होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या है। प्रथम कोट की अभिक्रिया में आते हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर चौथे का बता रहे हैं। चौथे का ग नंबर, ठीक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया, जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। इसमें एथिल एसीटेट के अणु में सांद्रण में परिवर्तन होता है, जबकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसमें, क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन जो दिया गया था, कह रहा था इसमें एक प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स दी गई थी। प्रारंभिक सांद्रता को ए से प्रदर्शित करेंगे। ए बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.6 मोल लीटर इनवर्स, और आगे इस पर दिया गया है से 0.4 लीटर इनवर्स होने में, अर्थात a माइनस एक्स बराबर इसमें दे दिया 0.4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक। कितना समय लगता है, t बराबर 5 मिनट का टाइम लगता है इस पर, ठीक है। अब इसमें 5 मिनट का टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम k बराबर फार्मूला जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2.303 अपान टी log 10 बेस में a अपान a माइनस एक्स, ठीक। वैल्यू पुटअप करिए इस पर। अब k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी इक्वल टू दिया गया है 5 मिनट, log 10 बेस में a का मान 0.6 अपान इस पर हो जाएगा 0.4, ठीक। दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो k बराबर 2.303 अपान 5 log 10 बेस में 3 अपान कितना हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। आगे सवाल में और कहता था कि प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। अर्थात प्रारंभिक सांद्रता तो 0.6 मोल लीटर इनवर्स लेंगे, लेकिन अंतिम सांद्रता जब होगी 0.3 मोल लीटर इनवर्स में कितना टाइम लगेगा, समय को ज्ञात करना, ठीक। तो इसमें फिर से a बराबर दिया गया 0.6 मोल लीटर इनवर्स, और a माइनस एक्स बराबर दे दिया सवाल में 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कह रहा है कितना टाइम लगेगा, t बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, k बराबर 2.303 अपान टी log 10 बेस में a अपान a माइनस कितना हो जाएगा x, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी log 10 बेस में a की जगह 0.6 अपान इसमें a माइनस एक्स का मान 0 कितना दिया गया 3,
इसको कैंसिल करो, कितना आएगा इस पर 2, ठीक। तो के बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस में, इधर कितना बचा 2। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, सेकंड। हमने इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट इस पर निकाला था ये के बराबर, तो इसमें भी इक्वेशन नंबर जो सेकंड आया LHS इसके बराबर है, RHS भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जैसे ही दोनों पर लिखते हैं तो उसका LHS 2.303 अपॉन 5 log 10 बेस में 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का जो इक्वेशन दिया गया था 2.303 अपॉन टी log 10 बेस में कितना आ गया 2। देखो इसमें 2.30 से ये क्या हो गया कैंसिल, इधर जो बचा उसको पुटअप करते हैं 1/5 log 10 बेस में 3/2 इक्वल टू 1/t log 10 बेस में कितना आ गया 2, ठीक। आगे इसको सोल्यूशन करते हैं, टी इसके मल्टीप्लाई में आ गया, इसके कहाँ चला जाएगा गुणे में, तो इसमें टी log इसको 10 बेस में 3/2 को तोड़ते हैं तो log m माइनस log n, तो log 10 बेस में 3 माइनस log 10 बेस में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 5 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा log 10 बेस में कितना आएगा 2, ठीक। अब इनमें इनकी सभी वैल्यू पुटअप करते हैं, log 3 का मान log 2 का मान पुटअप करके अब आगे सोल्यूशन करते हैं इस पर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पता होती हैं, हमने इक्वेशन इस पर क्या बनाया log 10 बेस में 3 माइनस log 10 बेस में 2 इक्वल टू 5 log 10 बेस में कितना आ गया 2। इस पर वैल्यू आते हैं पुटअप करने के लिए, log 10 बेस में 2 का मान होता है 0.3010 जबकि log 10 बेस में 3 का मान होता है 0.4771, ठीक। इसमें अब वैल्यू पुटअप करते हैं, इक्वेशन क्या था हमारा log 10 बेस में 3 माइनस log 10 बेस में 2 मल्टीप्लाई में t था इक्वल टू 5 log 10 बेस में 2, तो t इंटू log 10 बेस में 3 का मान 0.4771 माइनस 0.3010 इक्वल टू 5 0.3010 log 10 बेस में 2 का मान रख दिया। अब इसको सोल्यूशन करते हैं इसका, इसमें इसको घटाओगे कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना आएगा 6, इसमें 1 घट जाएगा, इसमें कितना आ गया 7 और इसमें 4 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, ये आया इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कराते हैं 0.5 फिर से 0 अपॉन दिया कितना हो जाएगा 15, इसमें 3 अंक का बाद दशमलव हो जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 1.50 अपॉन ये इसके मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा 1761, ठीक। दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल। अब इसमें t बराबर बच्चा 15050 अपॉन 1761, इसका इस पर डिवाइड करेंगे लगभग 8.55 मिनट आएगा आंसर में, ठीक है। ये था इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसमें चौथे के घ में आते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए Fe प्लस प्लस अपचायक है जबकि Mn2 प्लस एक ऑक्सी कारक है, ठीक। इसको समझाना है। हाँ, इस पर आते हैं। क्वेश्चन दिए थे Fe प्लस प्लस अपचायक है जबकि Mn प्लस प्लस ऑक्सी कारक है, ठीक। Fe प्लस प्लस अपचायक है जबकि Mn 2 प्लस ऑक्सी कारक है चौथे के घ में। चौथे के घ में, ठीक है। क्वेश्चन चौथे का घ, ठीक। चौथे के घ का जो है ये पहला क्वेश्चन, ठीक। सॉल्यूशन में इसमें क्योंकि
Mn2+ में अर्धपूर्ण कक्षक 3d5 होते हैं, जो कि Fe++ की 3d6 कक्षक से अधिक स्थायी होता है, इसलिए Mn++ यौगिक सरलता से Mn3+ में ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक, इसका आंसर ये था। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है Sc स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक 21 संक्रमण तत्व है, किंतु Zn इसका परमाणु क्रमांक 30 है, नहीं है यह संक्रमण तत्व, क्यों? ठीक, इसके लिए अब आंसर पर आते हैं। इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण से स्कैंडियम है वह संक्रमण तत्व है, जबकि Zn क्या होता है? संक्रमण तत्व नहीं होता है। इसमें कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, थोड़ा सा इस पर आते हैं। ठीक, जैसे स्कैंडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Sc, स्कैंडियम का 21 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होगा। ठीक है, इसमें 3d1 में डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस पर पाया जाता है, जबकि Zn का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसका 30 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है, जबकि इसमें डी उपकोष में 10। अब इसमें यदि ऑर्बिटल बनाए जाएं तो डी उपकोष के 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनमें यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 के 10 क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए? 0। तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न पाए जाने के कारण यह क्या होता है? यह संक्रमण तत्व Zn संक्रमण तत्व नहीं दर्शाता, जबकि स्कैंडियम क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों? ठीक, इसमें घ का तीसरा नंबर। ठीक, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब इसमें आते हैं चौथे के ग नंबर पर, तीसरे नंबर पर। चौथे का जो तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर चौथे का तीसरा पॉइंट। ठीक, उसमें संक्रमण धातुओं के पास अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। ठीक, ये रंगीन आयन बना सकती हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्साइड बनाती हैं, जो उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होते हैं। इसी कारण से इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। बताया कि संक्रमण धातुओं के पास अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। ठीक, ये रंगीन आयन बना सकती हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक, जो उसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, इसमें पाँचवें का नंबर, पाँचवें के का में क्या कह रहा है? Cu HCl में नहीं घुलता, क्यों? ठीक है, Cu जो है HCl में नहीं घुलता है, क्यों? Cu जो है HCl में नहीं घुलता, इसका रीजन आगे बता रहे हैं। ठीक है, हमने बताया कि सक्रियता श्रेणी में जो सक्रियता श्रेणी होती है उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu H से नीचे स्थित है। हाइड्रोजन से कहा बेटा नीचे स्थित है, इसी कारण Cu हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः यह HCl के अम्लीय विलयन से H विस्थापित नहीं कर पाता, अतः Cu HCl में नहीं घुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर
क्या, अगला क्वेश्चन है 5वें का दूसरा नंबर कह रहा है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। ठीक है, इस पर आते हैं रीजन पर इसके। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu, Zn से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, क्यों कम क्रियाशील होता है, क्योंकि Cu जो होता है Zn से कहाँ होता है, नीचे होता है, इसलिए क्या होता है Cu कम क्रियाशील होता है। अतः Zn, Cu को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित करता है। जब CuSO4 के विलयन में Zn CuSO4 के विलयन को Zn के पात्र में रखते हैं तब Cu, Zn द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसीलिए Zn के पात्र में CuSO4 नहीं रखा जाता है। अर्थात Zn की रिएक्शन जब CuSO4 के साथ कराते हैं तो Zn जो होता है Cu को प्रतिस्थापित करके उसका जलीय विलयन ZnSO4 बना लेता है और Cu क्या होता है, अलग हो जाता है, इसीलिए CuSO4 के विलयन में Zn को नहीं रखा जा सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संकीर्ण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 5वें का खामे आते हैं। 5वें के खामे कह रहा है संकीर्ण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन से प्रथम कोटि के 1.60 गुणे 10⁻⁵ सेकंड है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा इतनी तथा 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, आगे आते हैं संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। संकीर्ण ऊर्जा की सबसे पहले परिभाषा पर आते हैं। संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे ऊर्जा के अवरोध को पार कर सकें, इसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया गया है। ठीक, 5वें का हम क्वेश्चन नंबर लगा रहे हैं। 5वें का ख संकीर्ण ऊर्जा को हमने डिफाइंड किया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। दिया गया है T1 बराबर 600 केल्विन और K बराबर दिया गया है 1.60 गुणे 10⁻⁻5 सेकेंड। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दे रहा है EA को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। EA बराबर दिया गया है 209 किलो जूल प्रति मोल और T2 बराबर दे रहा है 700 केल्विन और K2 बराबर क्वेश्चन मार्क K1 का मान इस पर दिया गया। ठीक, आर्हीनियम समीकरण क्या है, इन K2/K1 बराबर EA/R 1/T1 - 1/T2 होता है। ठीक, इस पर वैल्यू पुटअप करते हैं। इन K2/T1 का मान 1.60 गुणे 10⁻⁻5, EA का मान दिया गया है 209 किलो में दिया गया है कि इसमें 10⁻⁻3 और R बराबर इसमें स्थिरांक होता है, इसका मान 8.314। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314। अगर इस पर एलसीएम लेंगे तो
T2 माइनस कितना हो जाएगा T1 अपान T1 इंटू कितना हो जाएगा T2। तो इसमें इन K2 अपान 1.60 गुणे 10 की घाते माइनस 5 इक्वल टू 209 गुणे 10 की घाते 3/8.314। T2 का मान क्वेश्चन में दिया गया 700 माइनस T1 का मान 600 बटे इस पर हो जाएगा 700 गुणे कितना हो जाएगा 600। ठीक, इसमें इन K2 अपान 1.60 गुणे 10 की घाते माइनस 5 इक्वल 209 गुणे 10 की घाते 3 8.314 गुणे, अगर इसको हटाते हैं 700 में 600 घटाएंगे कितना आएगा 100 बटे 700 गुणे कितना हो जाएगा 600। इससे क्या हो गया कैंसिल। अगर इसका दशमलव हटाएं हम तो 3 जीरो और बढ़ा दिया, दशमलव ऊपर का क्या हो गया कैंसिल। ठीक, अब इस पर आते हैं IN K2 अपान 1.62 गुणे 10 की घाते माइनस 5 इक्वल, इस पर रखेंगे 209 गुणे 10 की घाते 3 गुना 10 की घाते अच्छा ये जीरो और भी उड़ा दें क्या, तो 10 की घाते 1 बटा 8314 गुणे 8 सते कितना हो जाए, नहीं 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो K2 अपान 1.62 गुणे 10 की घाते माइनस 5 इक्वल, इन सभी का अगर डिवाइड करते हैं तो 5.98, अगर एक्यूरेट माने तो लगभग कितना होगा 6। तो IN बराबर हो जाएगा K2 अपान 1.6 गुणे, ये 2 कहाँ से आ गया 60 था, गुणे 10 की घाते माइनस 5 इक्वल लगभग सिर्फ 6 के। अब इनका मतलब लागू होता है, ये इधर जाएगा तो इसमें ई बेस में हो जाएगा, तो K2 अपान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 5 इक्वल टू ई बेस में कितना हो जाएगा 6। अब इसमें ई बेस में 6 का मान 403 दशमलव कितना होता है 4। इस पर वैल्यू रखोगे K2 बराबर 403.4 गुणा 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 5। ठीक, अब इनमें इसका अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो K2 बराबर लगभग निकलता है 645.44 गुणे 10 की घाते माइनस 5। K2 बराबर 6.45 गुणे 10 की घाते 2 दशमलव ले गए पीछे, ये आ गया। अब इसमें आएगा सेकेंड इनवर्स K2 का मान। ठीक, इसको हमें इस पर फाइंड करना था। ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन बताया। इसके लिए फार्मूला होता है, आर्हेनियस इक्वेशन होता है इन K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। सभी वैल्यू रख करके इसमें हमने ये जो IN है इधर जाएगा, ई बेस में हो जाएगा। ई बेस में जब हो जाता है तो ई बेस में 6 का मान 403.4। ठीक, इसमें वैल्यू रख करके इसको सॉल्यूशन किया, K बराबर 6.45 गुणे 10 घाते माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, पांचवें के ग में आते हैं। इसमें ख हो गया, इसमें ग में आते हैं। ग क्वेश्चन कहता है, ग का पहला NiH2O का होल 6 2+ का विलयन हरा है, किंतु NiCN 4+2- का विलयन
रंगहीन हैं समझाइए। ठीक, पहले गा के हम पहले पर आते हैं। गा का पहला क्वेश्चन में, ठीक, आए हम लिखते हैं क्या है। इसमें दिया गया था Ni 5वें का गा का पहला नंबर। ठीक, पहले क्वेश्चन में दिया था NiH2O का होल 6 2+ विलयन का रंग हरा है, इसलिए हम आगे आते हैं। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी, निकेल की। Ni की जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जिसकी निकालते हैं X+6H2O की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, प्लस का 2 हो जाएगा, इसकी 0 हो गई, X बराबर आ गया 2। अब जो आया Ni जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसमें वही आयन चढ़ा देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन निकल का परमाणु क्रमांक होता है 27, कितना, 27। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 7। Ni++ से 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाते हैं। निकिल है ना, निकिल, अच्छा निकिल का 28 होता है, कितना होता है 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक, इसमें Ni++ में 2 इलेक्ट्रॉन s को से हट जाते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे हट जाएंगे, तो 3d कितना बचेगा 8। इसमें यदि ऑर्बिटल बनाते हैं 3d 8 का ऑर्बिटल यदि बनाते हैं तो इसमें ऑर्बिटल 5 होंगे। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 भरने, 5 भर गए, 6 7 8। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 2। इनमें जो H2O है, H2O जो होता है यह एक उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंड जो होता है यह एक दुर्बल लिगेंड के अंतर्गत आता है। कौन सा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। तो दुर्बल लिगेंड के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक, तो अतः कह सकते हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण NiH2O का होल 6 2+ का विलयन हरा होता है। ठीक, अब अगले में दूसरे में क्या कह रहा था कि इसमें Ni, इसी का NiCN का होल 4 2- का विलयन क्या होता है, रंगहीन। तो रंगहीन में इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसमें X मानेंगे, Ni की कितनी, Cn की कितनी होती है -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, X -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 अब प्लस कितना 4, तो X इक्वल टू हो जाएगा +2। अर्थात इसमें भी क्या आया, Na+ आया, क्या आया Na++। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आ जाएगा 8, इसका भी 28 होता है। ठीक, अब जब इसमें लास्ट में इसमें भी अगर 2 हटा देंगे यस से, तो 3d कितना बचेगा 8। ठीक, अगर इसके भी ऑर्बिटल बनाए जाते हैं 1 2 3 4 5 इसके ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, तो इनमें भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। लेकिन Cn जो होता है, Cn- आयन जो होता है एक प्रबल लिगेंड, लेकिन Cn- एक प्रबल लिगेंड होता है।
होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन इलेक्ट्रॉन का जब युग्मन हो जाता है तो इसमें हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन था ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। युग्मन करने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेता है। क्यों? क्योंकि Cn जो होता है एक प्रबल लिगेंड होने के कारण यह आपस में क्या होते हैं, युग्मित हो जाते हैं और इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो अतः कह सकते हैं NiCN4 का विलयन रंगहीन होता है। अतः लिख सकते हैं NiCN का होल 4 विलयन रंगहीन होता है। कैसा होता है ये? रंगहीन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर सेम यही था। दूसरे क्वेश्चन पर कहा 5वें के गा का दूसरा नंबर कह रहा था CrNH3 का होल 6 3+ अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों? ठीक, इनमें भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनुचुंबकीय, अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। Cn पाए जाने के कारण क्या होते हैं, आपस में युग्मित हो जाते हैं, जिस कारण से यह भी क्या होता है, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, सेम ऐसे इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा तो यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, जबकि NiCN4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया तो जाएगा लेकिन Cn ऋणात्मक लिगेंड होने के कारण, प्रबल लिगेंड होने के कारण यह क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, जिससे यह प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक, अगला इसी का क्वेश्चन है। अगला कहता है फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, इसमें 5वें का घ नंबर, 5वें के घ में आते हैं। पांचवें का घ, ठीक, करा था फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। फ्रक्टोज फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करते हैं तो CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये इसकी संरचना सूत्र होगा। इसमें फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है। ठीक, ये फ्रक्टोज की संरचना हो गई। आगे इसके रासायनिक गुण लिखना था। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला फ्रक्टोज का जो रासायनिक गुण लिखते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण किसके लिखना है, ग्लूकोज के, ग्लूकोज के रासायनिक गुण लिखना। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म में फार्मूला होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2 OH 2 1 4 4 2 6 सही है, CH2OH। ठीक, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्म में फार्मूला होता है। अब इसका पहला रासायनिक गुण लिखेंगे, हम लिखते हैं इस पर HCN के साथ अभिक्रिया। HCN के साथ जब अभिक्रिया देते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4
CH2OH प्लस जब HCN के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें जो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह के साथ O के साथ H जुड़ जाता है OH, सिंगल बॉन्ड कितना आ जाएगा CN, ठीक, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। इसमें जो ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई, ग्लूकोज HCN को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, ठीक। तो इसमें जो बनाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। दूसरी रिएक्शन पर आते हैं, 3 रिएक्शन देना है। अगला इस पर दूसरा हमने दिया NH2 इंटू NH2 के साथ अभिक्रिया, NH2 इंटू NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कराते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस CH2OH की क्रिया जब इसके साथ कराते हैं तो H2N इंटू NH2, तो इसमें H2 इससे क्या निकल जाएगा बाहर, जैसे H2 बाहर निकल जाएगा तो CH डबल बॉन्ड N इंटू N NH2, ये H और OH क्रिया करके H2O क्या निकाल देते बाहर, तो CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH अब प्लस H2O क्या निकल जाता बाहर, इसका नाम है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन इसका नाम है ग्लूकोज। इसी प्रकार तीसरा अगर इस पर देंगे, 3 अभिक्रियाएं देना ना इसमें, अगर तीसरी देते हैं इस पर हम लिख सकते हैं PCl5 के साथ PCl5 के साथ अभिक्रिया, ग्लूकोज की जब रिएक्शन CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH पर होल 4 है प्लस PCl5 के साथ यदि क्रिया कराई जाती है तो OH समूह क्या होता है, हट जाएगा, OH क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब OH समूह हटता है तो CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH और इस पर बाहर निकलता है POCl3 और HCl क्या निकल जाएगा बाहर, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा। यहाँ Cl लगेगा, OH नहीं, Cl 5 इस पर क्या लग जाते हैं, Cl लग जाते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कितने 5 OH समूह पाए जाते हैं। इसमें OH समूह क्या होते हैं, 5 हट जाते हैं और 5 Cl क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, जिससे इस अभिक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक। इसका नाम है पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ठीक। PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन अब फिर हम डिस्कशन करेंगे 6वें से।